नमस्ते, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की 20 सेलेक्टेड बड़ी खबरें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। अनाज नहीं जहर खा रहे हैं भारत के लोग। गेहूं चावल की क्वालिटी में भारी गिरावट, अगले 16 साल में खाने लायक भी नहीं रहेंगे। इस वक्त देश में खाए जाने वाले चावल यानी राइस और गेहूं में पोषक तत्वों की भारी कमी हो गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें ये साफ हुआ है कि ज्यादा पैदावार वाली किस्मों को विकसित करने पर केंद्रित कार्यक्रमों ने चावल और गेहूं के पोषक तत्वों को इस हद तक बदल दिया है कि उनकी फूड वैल्यू और पोषक मूल्य कम हो गया है। डाउन टू अर्थ मैगजीन की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 साल से भारत खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए तेजी से ज्यादा पैदा होने वाले चावल और गेहूं की किस्मों को आगे बढ़ा रहा है। ICAR के मुताबिक पिछले 50 साल में चावल में जिंक और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा में क्रमशः 33% और 27% की गिरावट आ गई है, जबकि गेहूं में जिंक और आयरन में 30% और 19% की कमी आई है। भारत में हरित क्रांति का लक्ष्य देश की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को खाना मुहैया कराना और खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनना था। अतः कृषि वैज्ञानिकों का मुख्य उद्देश्य फसलों की उपज में सुधार लाना था। 1980 के दशक के बाद कृषि वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान ऐसी किस्मों को विकसित करने पर ज्यादा केंद्रित किया है जो कीटों और बीमारियों के लिए प्रतिरोधी हो और खारेपन, नमी और सूखे जैसे हालातों को सहन कर सके। इसकी वजह से वैज्ञानिकों को यह सोचने का मौका ही नहीं मिला कि पौधे मिट्टी से पोषक तत्व ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसलिए समय के साथ साथ पौधों ने मिट्टी से पोषक तत्व लेने की अपनी क्षमता ही खो दी है। इसके बारे में 2023 में कराया गया ताजा अध्ययन ICAR और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए 2021 के अध्ययन को ही आगे बढ़ाता है। अध्ययन में साफ कहा गया है कि निर्भर आबादी में जिंक और आयरन की कमी के कारणों पर गौर किया गया है। जब अधिक उपज देने वाले चावल और गेहूं की किस्मों का परीक्षण किया गया तो अनाज में जस्ता और लोहे की मात्रा में कमी पाई गई है। प्रयोगों से पता चलता है कि चावल और गेहूं की आधुनिक नस्लें मिट्टी में उपलब्ध होने के कारण जस्ता और लोहे जैसे पोषक तत्वों को मिट्टी से निकालने में कम कुशल हैं। भारत में लोगों की दैनिक ऊर्जा जरूरतों का 50% से अधिक चावल और गेहूं से ही पूरा होता है, जबकि पिछले 50 साल में इसकी फूड वैल्यू में 45% तक की भारी गिरावट आ गई है। माना जा रहा है कि इसकी दर से अगर चावल और गेहूं की क्वालिटी अगर ऐसे ही गिरती रहती है तो 2040 तक देश में यह इंसानों के उपभोग के लिए बेकार हो जाएगी। अध्ययन में यह भी पता चलता है कि चावल में जहरीले तत्व आर्सेनिक की मात्रा 1493% बढ़ गई है। टाटा ग्रुप और एयरबस के बीच हुई डील, मिलकर लगाएंगे हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने कहा है कि वह देश में हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। एयरबस हेलीकॉप्टर ने एक बयान में कहा है कि वह फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL के जरिए सिविल रेंज के एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसका प्रोडक्शन भारत और कुछ पड़ोसी देशों को निर्यात करने को लेकर किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि फाइनल असेंबली लाइन प्राइवेट सेक्टर के भारत में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने का पहला उदाहरण होगा। यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को गति देगा। बता दें कि इस पार्टनरशिप के तहत टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ कारखाना स्थापित करेगी। यह घोषणा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान की गई। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने कहा है कि भारत में FAL प्रमुख कलपुर्जों को जोड़ने यानी असेंबली, एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम, विद्युत हार्नेस की स्थापना, हाइड्रोलिक सर्किट, उड़ान नियंत्रण, ईंधन सिस्टम और इंजन के एकीकरण का कार्य करेगा। रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी, इंटरटेनमेंट से लेकर ट्रैवल खर्च पर 2000 रुपए तक कैशबैक पाने का मौका। अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डाइनिंग खर्च पर आपको 10% तक का कैशबैक मिल सकता है। इसके लिए आपको रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI ऐप से लिंक कर पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको ये बम्पर कैशबैक का ऑफर मिलेगा। ऑफर के मुताबिक अगर आप 26 से 28 जनवरी 2024 तक UPI क्रेडिट कार्ड से कम 7,500 रुपए का पेमेंट करते हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। कैशबैक की अधिकतम सीमा 2,000 रुपए है। यह ऑफर क्लियर ट्रिप, एजिगो, क्रोमा, इज माई ट्रिप, इक्सिगो,
विजय सेल्स, वेस्ट साइड और यात्रा जैसे मर्चेंट्स के लिए वैलिड है। पता चल गया इस बार राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस सांसद ने कर दी रणनीति का खुलासा। लोकसभा चुनाव 2024 अब दहलीज पर है। राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। जनाधार वाले नेताओं की पूछ बढ़ने लगी है। ऐसे में खेमेबंदी का दौर भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रमुख नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी चर्चाएं अब तेज हो चली हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से सबकी निगाहें राहुल गांधी की तरफ मुड़ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं। राहुल गांधी वायनाड से या फिर अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसको लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही आम लोगों में भी काफी उत्सुकता है। कांग्रेस कहीं एक सांसद ने इस बने हुए संशय को दूर करते हुए टॉप सीक्रेट खुलासा कर दिया है। कांग्रेस के सांसद के मुरलीधरन ने बताया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी लोकसभा का चुनाव वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे। मुरलीधरन ने कहा कि कन्नूर को छोड़कर केरल के सभी मौजूदा सांसदों की अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अब तक यही व्यवस्था है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। भारत के चंद्रयान ने बचाई जापान के मून लैंडर स्लिम की जान। जापान की स्पेस एजेंसी ने माना भारत का एहसान। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा का चंद्रमा लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम 20 जनवरी को चंद्रमा पर उतरा। एजेंसी ने इसकी पुष्टि की कि उसने मूल लक्ष्य लैंडिंग साइट से लगभग 55 मीटर पूर्व में ऐसा किया। एजेंसी ने 100 मीटर की सटीकता के साथ लैंडिंग के अपने मुख्य मिशन को पूरा किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा जापान ने भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 की मदद से किया है, जिसे तकनीकी रूप से विफल माना जाता है, लेकिन जिसका ऑर्बिटर भारत और अन्य देशों के वाहनों का मार्गदर्शन करना जारी रखता है। जाक्सा ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि चंद्रयान 2 ने साल 2019 में चंद्रमा पर उतरने का अपना अंतिम उद्देश्य भले ही हासिल नहीं किया हो, लेकिन इसका ऑर्बिटर लगभग 5 सालों से चंद्रमा से महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर रहा है। इसने पिछले साल अपने उत्तराधिकारी चंद्रयान 3 की सफलता को आकार देने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हमने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की योजना बनाने के लिए चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त फोटो का विश्लेषण किया था। इससे हमें वही गलतियां नहीं दोहराने में मदद मिली जो हमने अतीत में की थी। यह भविष्य के चंद्र मिशनों की योजना बनाने में भी काफी मदद करता रहेगा। आपको बता दें कि 2 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 के लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के प्रयास करने से पहले ही अंतिम यात्रा शुरू करने के लिए ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक खुद को अलग कर लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही 7 दिसंबर को विक्रम लैंडर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि मिशन अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन ऑर्बिटर पर मौजूद उपकरण तब से ही चंद्रमा की कक्षा से महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर रहे हैं। खत्म कर रहा हूं आंदोलन, मनोज जरांगे पाटिल का ऐलान। मराठा आरक्षण पर बन गई बात। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। हालांकि इस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। महाराष्ट्र सरकार प्रतिनिधिमंडल और मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के बीच एक बातचीत हुई। वहीं शिंदे सरकार का दावा है कि बातचीत से हल निकाला जा चुका है। खबर है कि शिंदे सरकार ने कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की मांगे मान ली है और इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार मनोज जरांगे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है। हमारा विरोध अब खत्म हो गया है। हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। हम उनका पत्र स्वीकार करेंगे। मैं मुख्यमंत्री के हाथों जूस पीऊंगा। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार मनोज जरांगे पाटिल नवी मुंबई के शिवाजी चौक पर अपना अनशन तोड़ सकते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह अब मुंबई नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वह हजारों मराठा कार्यकर्ताओं से शिवाजी चौक पर बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी मांगों से संबंधित आदेश जारी करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को बड़ा खतरा, जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। घर पर तैनात किए गए 8 कमांडो।
नागौर के खिंवसर से विधायक एवं आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सर्वे सर्वा हनुमान बेनीवाल को किससे जान का खतरा है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन अचानक से उनका सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। उनके घर पर हथियारबंद 8 कमांडोज को तैनात किया गया है। वहीं उनकी एस्कॉर्ट व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। दरअसल इंटेलिजेंस पुलिस को इस संबंध में कोई इनपुट मिला था। उसके मुताबिक हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा है, उन पर हमला हो सकता है। यह इनपुट मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में बेनीवाल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं इनपुट मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि हनुमान बेनीवाल जयपुर से नागौर के लिए रवाना हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने राजद के कोटे के मंत्रियों के किसी भी आदेश पर लगाई रोक। बिहार की राजनीति से पल पर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और अब एक ताजा बड़ी खबर ये है कि नीतीश कैबिनेट में यहां पर राष्ट्रीय जनता दल कोटे के मंत्रियों के विभाग के किसी भी फाइल पर किसी भी तरह के आदेश पर तत्काल से रोक लगा दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में सरकार ने सभी बड़े बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जो भी नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके विभाग के फाइल पर किसी भी तरह का कोई आदेश न हो और न ही कोई आदेश निर्गत किया जाए। आपको बता दें कि बिहार में जारी सियासी संग्राम के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक बार फिर से एनडीए खेमा में जाने के कयास हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और वर्तमान महागठबंधन सरकार से इस्तीफा देने की पहल कर सकते हैं। इसके साथ ही वह नई सरकार बनाने का दावा भी कर सकते हैं, जिसमें भाजपा व एनडीए के अन्य सहयोगी दल शामिल रहेंगे। नीतीश जी बोलेंगे नहीं और हम छोड़ेंगे नहीं, तेजस्वी यादव ने कर दिया ऐलान। राजद की रणनीति का इशारा। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच बड़ी खबर है कि राजद के विधायकों ने मीटिंग में लालू प्रसाद यादव को अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत किया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर नहीं रहेगी, इसको लेकर अभी भी कयासबाजियों का दौर है, लेकिन संकेत यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब खेमा बदलने का फाइनल मूड बना चुके हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बात तो 100% फिक्स है। वहीं राजद की ओर से यह एक तरह से साफ कर दिया गया है कि वह अपनी ओर से गठबंधन नहीं तोड़ेगा। खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक राजद महागठबंधन की सरकार को गिराने की पहल खुद से नहीं करेगा। राजद ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से पहल होती है तो और बात है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इससे पहले एक बयान देते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जनता से बनाई गई है और वह जनता के बीच जाना पसंद करेगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि बिहार में तख्ता पलट इस बार आसान नहीं होगा और अभी खेला होना बाकी है। बिहार में एक और एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है। बिहार में एक और एयरपोर्ट जल्द ही चालू होने वाला है। दरभंगा के बाद अब गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है। एयरपोर्ट की बाउंड्री के लिए सांसद सह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने नींव रखी। सांसद ने अपने मद से खाली पड़े एयरपोर्ट की जमीन की बाउंड्री के लिए पिलरिंग का काम करने के लिए शिलान्यास किया। बाउंड्री की प्रक्रिया शुरू होने से हवाई अड्डे को संजीवनी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और यहाँ से घरेलू उड़ान की तैयारी चल रही है। सब कुछ अगर ठीक रहता है तो अगले वित्तीय वर्ष में काम भी शुरू हो जाएगा और यहां से बड़े शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान दिल्ली एनसीआर की हवा में घोल रहा है जहर। विशेषज्ञों ने बताया आखिर भारत इससे कैसे निपटे। देश की राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद साल के ज्यादातर समय दमघोंटू हवा से परेशान रहते हैं और सर्दी के मौसम में तो यहाँ सांस लेना ही दूभर हो जाता है। कभी इस वायु प्रदूषण का कारण हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलाई जाने वाली पराली होती है तो कभी वाहनों का धुआं इसकी वजह माना जाता है। लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि इन सब के अलावा पाकिस्तान भी दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घोलने के लिए जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब लाहौर में प्रदूषण होता है तो उसका असर दिल्ली की हवा पर भी नजर आने लगता है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व में बसा हुआ लाहौर अपनी खराब हवा के लिए दुनिया भर में बदनाम है। जहरीली हवा के कारण यहाँ हजारों लोग बीमार होते हैं। वहीं कभी कभी लाहौर में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दर्जनों विमान कम दृश्यता के कारण उड़ान भी नहीं भर पाते हैं। कुछ समय पहले ही स्मॉग को हटाने के लिए लाहौर में कृत्रिम बारिश भी कराई गई, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं मिल पाया।
लाहौर के लिए फैक्ट्रियों और वाहनों के धुएं से पार पाना मुश्किल नजर आने लगा है, तो वहीं स्थानीय मौसमी हालात और भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी ही है कि वायु प्रदूषण को साफ कर पाना नामुमकिन के बराबर है। जब लाहौर में हवा पूर्व की ओर बहने लगती है तो वहां का धुआं आसानी से सीमा लांघते हुए भारत की ओर चला आता है, और सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो दिल्ली के वायु प्रदूषण में 30% का योगदान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहता है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत सरकार को दिल्ली एनसीआर में लाहौर की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटना है तो पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। कई शोध रिपोर्ट्स कहती हैं कि एशिया दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों का घर है। वहीं एशिया महाद्वीप में मौजूद 6 एयर शेड यहाँ की हवा पर काफी असर डालते हैं, इसलिए महाद्वीप के सभी देशों के बीच सहयोग के जरिए ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक माहौल के कारण आपसी सहयोग वायु प्रदूषण से बड़ी समस्या बनेगा। देश भर में ड्रीम 11 के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मायाजाल, हकीकत जानते ही पुलिस भी रह गई हैरान। देश भर में ड्रीम 11 के नाम पर फैले साइबर ठगी के जाल का गोपालगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में गठित साइबर थाने की पुलिस ने करोड़पति बनाने के नाम पर ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिधवलिया थाना क्षेत्र के यहां पर लोहीजरा गांव के संदीप कुमार, अनूप कुमार, सचिन कुमार, मोहम्मद शोएब अख्तर उर्फ मन्नू, गुड्डू राम, संतु कुमार, ब्रिजकिशोर उर्फ केन साहेब और 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि ये साइबर अपराधी लोगों को ड्रीम 11 में करोड़पति बनाने का झांसा देकर ठगी करने का काम करते थे। पुलिस को इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन भी मिला है। पुलिस इनके मोबाइल को जब्त करके बैंक अकाउंट की जांच कर रही है। गोपालगंज में ड्रीम 11 के नाम पर ठगी करने का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी पुलिस ने सिधवलिया थाने के लोहिजरा गांव से 2 ठगों को गिरफ्तार किया था, जो ड्रीम 11 में बेहतर टीम देने के नाम पर ठगी करने का काम करते थे। एसपी ने बताया कि साइबर ठग महज 20 से 25 साल की उम्र के हैं, जो अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए लोगों को झांसे में लेकर ठगते हैं। बता दें कि क्रिकेट मैचों में पैसे लगाने के लिए यह ऐप काफी मशहूर है और ऐप के जरिए करोड़ों रुपए के इनाम भी दिए जाते हैं। इस ऐप के जरिए लीगल तरीके से पैसे लगाए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की राज्य प्रभारियों की लिस्ट, जय पांडा को दिया गया बड़ा जिम्मा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा के चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम जारी कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बैजयंत जय पांडा को उत्तर प्रदेश राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दक्षिणी राज्य केरल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने अप्रैल मई में होने वाले चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए 2 दिन पहले अपना अभियान, थीम सॉन्ग और वीडियो तभी तो सब मोदी को चुनते हैं लॉन्च किया था। आपको बता दें कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा वोटर्स को आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया और उनसे नमो ऐप पर अपने विचार साझा करने के लिए कहा। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैं भविष्य में कुछ योगदानकर्ताओं से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को अचानक से मिली Z+ सिक्योरिटी, राजभवन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ श्रेणी कर दी है। राजभवन ने यहां जानकारी दी है। उनके कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि CRPF कर्मियों वाली Z+ सुरक्षा खान और राजभवन को दी गई है। पोस्ट में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल राज्यपाल को सूचित किया है कि राज्यपाल और राजभवन की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ श्रेणी की कर दी गई है। केरल के कोल्लम जिले में उस घटनाक्रम के बाद ये कदम उठाया गया जिसमें राज्यपाल खान केरल में कोल्लम जिले के नीलमेल में उनके खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन करने पर अपने वाहन से बाहर निकले और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क किनारे एक दुकान के सामने बैठ गए। खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर राज्य में अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। खान ने MC रोड पर एक दुकान से कुर्सी लेकर वहीं पर बैठ गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 2 घंटे से अधिक समय तक वहां बैठने के बाद खान वहां से तभी गए जब पुलिस ने उन्हें SFI के 17 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति दिखाई। राम मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, ट्रस्ट को करना पड़ा मंदिर के समय में बदलाव, ये रहा लेटेस्ट अपडेट।
रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शनों के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में बड़ी भारी संख्या में राम भक्त भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन ही 3 लाख से अधिक की संख्या में भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ने की वजह से राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन अवधि में वृद्धि कर दी है। रामलला का दर्शन सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक चल रहा है। इस दरमियान 15-15 मिनट के लिए भगवान के भोग और आरती के लिए पर्दा लगाया जाएगा। भक्त रामलला के मंदिर में प्रवेश करते रहेंगे। वहीं रामलला की प्रमुख रूप से 5 तरह की आरती होती है, जिसमें सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर में भोग आरती, शाम को संध्या आरती और रात में विश्राम आरती संपन्न की जाती है। मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण रामलला की आरती के लिए जारी किए जा रहे पास को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने बताया कि राम भक्तों के सुगम दर्शन के लिए सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन चल रहा है, जिस पर ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। रामलला की 5 आरती प्रतिदिन संपन्न की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि सुबह 7 बजे से राम मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं, जो रात के 10 बजे तक अनवरत खुले रहते हैं। वहीं भगवान रामलला की आरती और भोग के समय 15 मिनट के लिए भगवान के मंदिर का पर्दा लगाया जाता है। शरद शर्मा ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों का अपार जनसैलाब पहुंचा है, जिसको देखते हुए अब दर्शन पर प्रमुखता दी जा रही है। इसलिए आरती में शामिल होने वाले पास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब यह काउंटर और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बंद है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, ईडी चार्जशीट पर कोर्ट का एक्शन, दिया गया यह आदेश। बिहार में सियासी उथल पुथल का दौर जारी है, लेकिन लैंड फॉर जॉब के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें इस वक्त बढ़ गई हैं। ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दाखिल ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बतौर आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अन्य को समन जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 9 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में 4751 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। लैंड फॉर जॉब के मामले में ईडी की ये पहली चार्जशीट है और इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुल 7 को आरोपी बनाया है। 7 आरोपियों में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अमित कात्याल और 2 कंपनियों एके इन्फोसिस्टम और एबी एक्सपोर्ट को आरोपी बनाया गया है। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में मारी बाजी, पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर रचा इतिहास। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल मुकाबले में भी बाजी मारकर एक टीम के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। ऐतिहासिक मुकाबले में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने पुरुष युगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के फाइनल मैच में इटली की सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाउसोरी को मात दी है। दोनों जोड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। राहुल बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाउसोरी को पहले सेट में 7-6 से शिकस्त दी। उसके बाद दूसरे सेट में भी विरोधियों पर बोपन्ना हावी नजर आए। दूसरे सेट के दौरान इटली के खिलाड़ियों को 7-5 से हार झेलनी पड़ी। एबडेन और बोपन्ना की जोड़ी के लिए यह ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि एक टीम के रूप में यह उनका पहला खिताब है। तो वहीं बोपन्ना ने भी इस खिताब को जीतने के बाद इतिहास रच दिया है। वे अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।